नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति। पहली बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां प्रचार का दौर लगातार जारी है। सीएम सैनी ने कैथल और भिवानी में जनसभा को संबोधित किया। दूसरी बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुमारी सैलजा की बीजेपी में एंट्री की सुगबुगाहट पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। तीसरी बड़ी खबर यमुनानगर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने 48 घंटे के अंदर 2 मासूमों से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। चौथी बड़ी खबर अंबाला से है, जहां एक ही स्कूल की 4 छात्राएं लापता हो गई। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी दल पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी प्रचार की कमान संभाली है। सीएम एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम सैनी ने भिवानी और कैथल में जनसंवाद इस बीच किया। इस दौरान सीएम सैनी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। तो वहीं विपक्ष पर जमकर उन्होंने तंज कसा। सरकार का वो बोलते हैं कि जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। अगर चादर से बाहर पसारेंगे तो चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस ने अपनी चादर फाड़ ली है। अब कांग्रेस का कोई सहारा नहीं रहा है। भाइयों, लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों का बरगड़ाते हैं और बरगड़ा करके उनका शोषण करते हैं। भाइयों, यही हालात इन्होंने कर्नाटक में किया, यही हालात तेलंगाना में किया। तेलंगाना के अंदर तो और 2 कदम आगे बढ़ करके झूठ बोल दिया। वहां पर जाकर के कहा महिलाओं के बीच में कि हम महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों, 1.5 साल के करीब तेलंगाना में भी सरकार हो गई है, परंतु वहां पर आज तक कोई किसी को कोई 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति बैठी है। बहनों ने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया। तीज के पर्व के ऊपर मैं जींद में गया। 25-30 हजार हमारी बहनें वहां पर एकत्र थी। बहनों ने मुझे कहा, भाई आ रहा है, कुछ दे करके जाएगा। मैंने कहा ठीक है बहनों को, मखा आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। मैंने तुरंत निर्णय कर लिया और निर्णय किया, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बनाई। ये तीज के पर्व के दिन की बात है और मुझे खुशी है, मैंने उसी दिन संकल्प लिया। बहनों को कहा 1 अगस्त से, जो ये अगस्त गया है, इस अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय ये आपके भाई ने, आपके बेटे ने किया है। मैंने बहनों को कहा, उसी दिन मैंने संकल्प लेकर के कहा था कि बहनें आप चिंता मत करिए, आप गैस का सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में जो 500 रुपए से ऊपर की लगातार सरकार ने गरीब के हित में निर्णय लिए हैं। हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के, हमने उनको हैप्पी कार्ड बना करके दिया है, जिसका लाभ ले रहे हैं। हाँ, हमारे किसी व्यक्ति ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, अपनी रिश्तेदारी में जाना है या कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, जहां पर भी हरियाणा रोडवेज की बस चलेगी, हमने ये अधिकार दिया है कि उस परिवार को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर लेगा। भाइयों, उसका कोई किराया नहीं लग रहा। ये योजना भी हमने चालू की है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके
60% से ज्यादा नंबर हैं, ऐसे 100 बच्चों को भी हमने हैप्पी कार्ड के साथ जोड़ा है। उनको भी 500 किलोमीटर तक वो भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे, उनको भी हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनका कोई बस का किराया ना लगे। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती है, जिनके नंबर 90% से ज्यादा वो आते हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने एक योजना बनाई है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और उसके तहत उन बेटियों के खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,11,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि बेटियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। भाइयों बहनों, मैं आज जब आप लोगों के बीच में आया हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उनसे कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, उसे रणनीतिक ही रहने दिया जाना चाहिए। अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया है, और जनता को बताने की जरूरत है। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, जिन्हें रणनीतिक ही रहने देना चाहिए। अब इनकी इन बातों का क्या इशारा है? क्या वाकई में कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती है? इस पर कोई रणनीति चल रही है, कोई विचार चल रहा है? इन बातों की सच्चाई क्या है, इस पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बयान है जो मनोहर लाल का सामने आया है, ये कई बातों की ओर इशारा करता है। दरअसल काफी दिनों से एक मुद्दा गरमा रहा था कांग्रेस में कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा को जो है चुनावी प्रचार के जो पोस्टर थे उनमें जगह नहीं मिल रही है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराज चल रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। ओपी, इन बातों में कितनी सच्चाई आप देख पाते हैं जो सुगबुगाहट चल रही है कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, या फिर मनोहर लाल का ये बयान क्या इशारा करता है? देखिए ज्योति, एक तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब आसपास जो है 15 दिन का ही जो है कहीं ना कहीं वक्त बचा है, और ऐसे में जो सभी राजनीतिक पार्टी हैं पूरे जोरों शोरों से और पूरे मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो एक बयान आया कि एक रणनीतिक बातें कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होगी या नहीं होगी, तो ये एक स्ट्रेटेजिकल बयान है। मैं इस बयान को थोड़ा ज्यादा गंभीर नहीं लूंगा, लेकिन इस बयान के संदर्भ का अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो हरियाणा में पिछले 1 महीने से जो कांग्रेस है वो चुनाव प्रचार में जो है वो लगी हुई है, लेकिन चुनाव प्रचार में नामांकन तक जो है कुमारी शैलजा, यानी कि शायद 14 सितंबर तक जो कुमारी शैलजा पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर अलर्ट थी। वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो है वो प्रत्याशी बता रही थी और कह रही थी कि विधायक और पार्टी आला कमान इसके ऊपर जो है डिसाइड करेगा। कई बार उन्होंने इस तरह के जो है बयानबाजी की थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस आला कमान ने जो है राहुल गांधी जो है वो कुमारी शैलजा और जो तमाम नेता सभी को बुलाते हैं और उनको जो नसीहत देते हैं, तो उसके बाद से वो मुख्यमंत्री के पद की बयानबाजी जो है रुक गई थी। लेकिन इसके बाद जो कुमारी शैलजा है वो बिल्कुल चुप्पी साध गई है, और नारनौंद हल्के में जब कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे थे जसी पेटवाड़, तब उनके समर्थक ने कुमारी शैलजा को लेकर एक जातिगत जो है वो गाली देने की दी, जिसके को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। तो उसके बाद से कुमारी शैलजा बिल्कुल जो चुप हो गई। अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो हरियाणा में एक बड़े दलित नेता के तौर पर वो माने जाते हैं, 20% के आसपास हरियाणा में दलित है। ऐसे में उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को खल रही है, और बीजेपी या बाकी विपक्षी पार्टी है उन सबको बैठे बिठाए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की आलोचना करने का मौका मिल गया। और जितने भी विपक्षी दल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या फिर इनेलो हो,
या फिर बसपा, वो सभी कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को लेकर जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और कहते हैं कि अगर एक दलितों को जो कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तक भी पिछले अगर 2-3 दिन से बात करें तो मीडिया में कुमारी शैलजा की चुप्पी को लेकर एक जो है काफी हलचल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुमारी शैलजा का कोई बयान नहीं आना। तो ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने आज कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उनका कहना था कि कुमारी शैलजा का बीजेपी में शामिल होना एक रणनीतिक मामला, तो मैं उसको सिर्फ एक चुनावी स्टंट ही कहूंगा, क्योंकि कुमारी शैलजा एक कट्टर कांग्रेसी के तौर पर जो है जानी जाती है। हालांकि वे भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हमेशा बोलती आई हो, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहा है और ना ही किसी से जो है वो सुना है। तो फिलहाल ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की जो चुप्पी अगर इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी जारी रही तो जो प्रदेश का दलित वोटर है जो कुमारी शैलजा से एक उम्मीद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है कांग्रेस को इसका थोड़ा सा जो है नुकसान या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये कहना आपका बिल्कुल सही है ओपी, लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा की चुप्पी बनी हुई है, कई पोस्टरों से उनकी तस्वीरें गायब हैं, लगभग एक हफ्ते से उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं। और एक बात आपने ये भी कही थी कि उन्होंने आलाकमान के खिलाफ कभी कोई इस तरीके से बगावत नहीं की, लेकिन हुड्डा के साथ उनका कई बार ऐसा विवाद देखा गया है, कई बार उन्होंने उनका विरोध किया है, कई बार उन्होंने प्रचार में न आने देने की, मीटिंगों में न बुलाने की, उन्हें इन्फॉर्म न करने की, ऐसे कई सारे आरोप लगाए हैं। तो इनको देखकर क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, क्या वह वाकई में नाराज चल रही होंगी? ज्योति, अगर मैं थोड़े से इस परिप्रेक्ष्य को विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहानी शुरू होती है साल 2019 के विधानसभा चुनाव से, जब हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो अशोक तंवर थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान या जो है वो टिकटें बांटने को लेकर वो पार्टी से किनारा जो कर जाते हैं और इसके बाद पार्टी आलाकमान कुमारी शैलजा को जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान बना देती है और उसके बाद दोनों के नेतृत्व में चुनाव होता है। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नजर आते हैं कि सरकार ने सही समय पर परिवर्तन जो नेतृत्व में नहीं किया, अगर उनके हिसाब से चलते तो शायद 2019 में ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ जाती। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जब बनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनकी जो है वो अगर मैं मानूं तो 2 से 3 साल के दौरान मात्र 2 से 3 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हरियाणा कांग्रेस भवन, हरियाणा कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में, जब दोनों साथ बैठे हों और जब तक कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस कार्यालय आए नहीं थे। और अब जब करीबन 2 साल पहले जो कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक कुमारी शैलजा को हटाकर उदयवान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तब से तमाम कार्यक्रमों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस वाला कमान की इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने के बिल्कुल किनारे पर बैठी हुई है और इस तरह की कोई भी एक गलती जो मतलब अगर बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से इतनी बड़ी गलती हो जाती है तो शायद इसका खामियाजा उनको जो भुगत आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भुगतना पड़ता है, 20% की जो दलित आबादी हरियाणा की, उसका विमुख होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी बड़ा होगा। कैसे भी करके जो कांग्रेस वाला कमान है उनको कुमारी शैलजा के ऊपर जो है वो प्रचार करने का जो है दबाव बनाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक सवाल बीजेपी के चुनाव प्रचार को लेकर भी पूछ लेती हूँ। जैसे कि सभी पार्टियां लगातार अपना दमखम दिखा रही चुनाव प्रचार में, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कैथल भी वो पहुंचे, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जो कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की हरियाणा के अंदर 2 विधानसभाओं के अंदर उनकी जो है वो रैलियां थी। पहली रैली की अगर मैं बात करूं तो पहली रैली कैथल जिले के गुलाचिका में थी और दूसरी रैली भिवानी में जो उनकी बुलाई गई। तो दोनों रैलियों में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के अंदर कैंपेन जो है पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। इनका अलग से एक रूटीन, एक रोड मैप बना हुआ है। जो इनके 40 स्टार प्रचारक हैं वो हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दिन आकर प्रत्याशियों की जो भी समीकरण बनते हैं उसके हिसाब से प्रत्याशियों को बुलाकर वो जो है वो कहीं ना कहीं प्रचार जो है वो कर रहे हैं। और
देखते हैं अब कौन कितना है, लेकिन ये कि कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जेजेपी इनेलो की बात करें, सभी अपने तरीके से जो है पूरी तरीके से सेंट्रिक होकर काम करें। लेकिन जनता जनार्दन है, देखते हैं वो क्या फैसला करती है। वो डबल इंजन की सरकार को हरियाणा में कायम रखती है या फिर हरियाणा में जो है कांग्रेस का इंजन जो सरकार ट्रेन को चलाएगा। जी, इस दौरान हमने देखा कि ओपी जिस तरीके से उन्होंने अपने सरकार के कामों को तो बताया, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते वो नहीं चूकते हैं। चाहे किसी भी रैली में जाते हैं, चाहे कहीं पर भी जनसंवाद करते हैं, तो विपक्ष पर जरूर वो कटाक्ष करते हैं। तो इस बीच भी क्या विपक्ष को लेकर कोई बड़ी बात कही उन्होंने? देखिए ज्योति, अगर मुख्यमंत्री या बीजेपी की बात करें तो वो जहां पर भी जाते हैं वो अपने 10 साल के कार्यकाल को जो कहीं ना कहीं अच्छा बताते हैं, और कांग्रेस के ऊपर या खासकर जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार थी, किसानों की जमीन जबरदस्ती हथिया ली और वो प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच दी। इस तरह के आरोप जो कहीं ना कहीं लगाते हैं। वहीं अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाकी तरह के जो आरोप लगाते हैं। और अब देखते हैं सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, जिसको जहां मौका मिलता है वो उसी के ऊपर वहीं से जो है हमला करता है। तो देखते हैं क्या जनता जो फैसला करती है वो बदलाव चाहती है या फिर वो बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखती है। निश्चित तौर पर ये तो देखने वाली ही बात होगी। लेकिन एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी, इस बीच दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो आया, एक ने 7 वादे किए कांग्रेस ने, तो बीजेपी ने 20 वादे किए। तो प्रदेश के विकास को देखते हुए कितना मजबूत आप इन दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को देखते हैं? देखिए ज्योति, अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो दोनों के मैनिफेस्टो करीबन सेम है, और दोनों ने पहले चरण में जो अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं उसमें प्रदेश की जो है वो आमतौर पर बड़ी आबादी को जो है वो टारगेट करने का फैसला किया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री देने की बात की है, यही बात जो बीजेपी भी कर रही है। 2 लाख भर्तियों की बात, खाली पड़े पदों को भरने की बात जो कांग्रेस कर रही है, यही कांग्रेस का कहना है। तो आमतौर पर इनके जो बड़े वादे हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात की जा रही है, तो इनके जो है वादे आमतौर पर जो है वो थोड़ी से सेम है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम और एमएसपी जो कांग्रेस ने दिया है तो वो शायद बीजेपी के मैनिफेस्टो से अभी मिसिंग है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस का अभी पूरा मैनिफेस्टो नहीं आया। सोमवार को चंडीगढ़ में जो है मैनिफेस्टो घोषित करने की जो कहीं ना कहीं मतलब अभी फिलहाल चर्चाएं हैं कि शायद सोमवार को हरियाणा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसको विस्तार से कहीं ना कहीं घोषित किया जाएगा, उसके बाद ही शायद कुछ कह सकेंगे। लेकिन फिलहाल करीबन कुछ बड़े मामलों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो एक ही है। जी, हम देख रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में 36 बिरादरियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की बात कही गई है, और ऐसे ही सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि इस बार 36 बिरादरी उनके पास है। तो क्या ये वाला दाव चुनाव में कुछ काम करेगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 36 बिरादरियों के कल्याण बोर्ड का काम करेंगे हम बनाने का? देखिए देखिए, ये फिलहाल एक वादा है और वादे के ऊपर कौन कितना विश्वास करता है तो ये देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि तमाम पार्टियां कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अब सभी वर्गों के जातिगत अगर बोर्ड बन जाते हैं तो शायद लोगों का विकास होगा। लेकिन क्या जो पिछले बोर्ड अलग अलग थे, SC ST या विभिन्न व्यापारी कल्याण बोर्ड या बाकी जितने भी घुमंतु जाति बोर्ड, ये वनवासी बोर्ड बनाए गए, तो क्या उनके नतीजे सार्थक हुए हैं? तो मुझे लगता है कि बोर्ड के नाम पर या व्यक्तिगत वर्ग के हिसाब से जो है वो किसी को टारगेट करना मुझे लगता है कि सियासत ही है। क्योंकि सभी वर्गों में चाहे कोई भी हो, जो टैलेंटेड होगा, जिसमें टैलेंटेड होगा और जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, कहीं ना कहीं नौकरियां या बाकी जितने भी रोजगार के कार्य हैं उन्हीं को जो हिस्से में मिलेंगे। जो शरीफ और बेचारे होते हैं वो तो हमेशा पिछड़े रहते हैं। तो ऐसे में ठीक है, बीजेपी ने घोषणा जरूर की है कि सर्व जातीय बोर्ड जो बनाए जाएंगे, लेकिन क्या इसका मैसेज सभी जाति के ऊपर पहुंच पाएगा? अभी तो बोर्ड बनाने की बात की है, बोर्ड कितने दिन में बनेगा, कौन कौन मेंबर होंगे, कितना बजट होगा, ये बहुत सारी बातें हैं जिसका जो है वो बीजेपी ने अभी तक खुलासा जो है वो नहीं किया है। लेकिन क्या जनता इनके बोर्ड की मात्र घोषणा को अपना कर जो वोट देगी, इसका हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियां साझा करने के लिए।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में पिछले 48 घंटे में 2 ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिसमें पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है। दोनों ही मामलों में मासूम बच्चों को हवस का शिकार बनाने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ताजा मामला देर शाम का है, जहां पर छछरौली गांव में गांव के ही एक युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि 3 गांव के लोगों ने, आपको बता दें कि देर रात मासूम बच्ची का शव जो है बरामद किया और खेत से इस शव को बरामद किया और मामले की सूचना पुलिस को दे दी। ग्रामीणों को देख पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और ग्रामीणों को देख के ये पूरा गांव जो है पुलिस छावनी में देर रात तब्दील होता दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची पाल समाज की थी और आरोपी युवक गुर्जर समाज का था और घटना के बाद आरोपी उसे उसके परिवार वाले गांव से फरार हो गए। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके सीन ऑफ क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया और घटनास्थल का पूरा जायजा लेने के बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भेजा गया। बच्ची छोटी मेरे पोती लगती है, मेरी रिश्ते में, मेरे परिवार से है जी, ब्रदर है मेरा जी। तो ऐसा शाम के टाइम की बात है जी, हमारे को तो पता नहीं, मेरे काम में लगे हुए थे तो पता लगा घर से 4 साढ़े 4 बजे के करीब कहा बच्ची नहीं मिल रही है। तो इधर उधर देखा, परिवार में, गांव में, हर जगह मतलब सबको पता लग गया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो ढूंढना चालू कर दिया उन्होंने, फिर अनाउंसमेंट भी कराई मंदिर में, मस्जिद में, सारा कहीं। तो उसके बाद कहीं से नहीं पता लगा, तो फिर कहीं से पता लगा कि डॉक्टर साहब है हमारे, एक यहीं दसौरी में रहते हैं, अमन डॉक्टर, उन्होंने उस लड़की को, उस लड़के को वहां देखा था रास्ते में कहीं। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची कोई गुम हुई है यहाँ से। तो उस सूचना पे मौके पे आए थे और बच्ची की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है। गले पे भी निशान है बच्ची के। तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को शिफ्ट कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, गले पे निशान जो है गला दबाने के हैं तो कुछ चोट मारी हो सकता है, ये सारी चीजें पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएंगी सारी। एज कितनी? रेप एंड मर्डर? एज 6 साल है, 7वें साल में लगी हुई है। सर, रेप एंड मर्डर? रेप की अभी कोई पुष्टि नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद। और अंबाला शहर में एक ही स्कूल की 4 लड़कियां लापता हुई हैं। सभी लड़कियां 8वीं क्लास में पढ़ती थी। देर शाम परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो बलदेव नगर चौकी में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके सभी लड़कियों की तलाश शुरू की। वहीं मामले की सूचना मिलने पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग थाने में पहुंचे और लड़कियों को जल्द से जल्द तलाश करने की मांग की। वहीं पुलिस ने लड़कियों की तलाश के लिए सीआईए सहित कई टीमें चारों तरफ रवाना की। पुलिस की कई टीमें आसपास के इलाकों की सीसीटीवी खंगाल रही हैं। साइबर टीम मोबाइल नंबर ट्रैकिंग लगा करके कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।